जय हिंद फ्रेंड्स। आधुनिक भारत में गांधी युग, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर आधुनिक भारत की राजनीति में उनका क्या महत्वपूर्ण स्थिति एवं योगदान था, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लंदन गए थे और 1891 ईस्वी में गांधी जी को बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आए। गांधी जी महत्वपूर्ण किताबें जिससे गांधी जी बहुत प्रेरित थे वो था वॉर एंड पीस एंड यूनिटी टू द लास्ट। ये आप इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वह डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मैरिट्जबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें ज़बरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना से इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1884 ईस्वी में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किया गया। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्र गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से निकाला। गांधी जी द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में जोहान्सबर्ग में शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 ईस्वी में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स में 1904 ईस्वी में आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रदर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो गांधी जी ने अपने जीवन में प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। यह सत्याग्रह आंदोलन का प्रदर्शन किया था परवाना कानून के विरोध में, ठीक है। इसके बाद 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। तो गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जेल 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। तो 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से अफ्रीका आते समय जल जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें गांधी जी ने अपना गुरु मान लिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने गुरु मान लिया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित की। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपना आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। गांधी जी 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे थे। तो गांधी जी कितने वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे? 21 वर्ष तक। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो वे काठियावाड़ी किसान का पोशाक पहनने लगे, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति का बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें।
इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना में शामिल होने का प्रोत्साहन दिया था। इसे देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से संबोधित किया था। अंग्रेज़ों ने गांधी जी को इसके बदले 1915 में केसरे-ए-हिंद की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण पत्रिका गांधी जी द्वारा द ग्रीन पम्पलेट यंग इंडिया हरिजन 1932 में लिखा था। ठीक है। इसके बाद गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिलने आए और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने का कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से यह करार कराया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। ये 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, अर्थात 3/20वें हिस्से में यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, जिसमें से 3 कट्ठा पे नील की खेती करना ही पड़ेगा, ऐसा करार करवाया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ कर को भी 25% तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के लिए भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूर ने इसका विरोध किया था तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा था और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला लिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। खेड़ा आंदोलन 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे कर की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को कर लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे और इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए वे भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। रॉलेट एक्ट जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून कहा जाता था इसे। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसा हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 के शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल
रोगिनोल्ड डायर ने फौजियों द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाक्रम में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और घायलों की संख्या 1200 बताई गई, लेकिन वास्तविकता में 1500 लोग ही मरे थे। लेकिन ये याद रखिएगा, सरकारी आंकड़े के तहत 379 और घायल हुए थे 1200। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1916 से 1921। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी में गठित की। हंटर कमेटी के अध्यक्ष G.C. हंटर थे। ठीक है। खिलाफत आंदोलन उस समय 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन का शुरू कर दिया था। गांधी जी भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन। इस सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। ठीक है। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपना केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखें इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने के फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी असहयोग आंदोलन की समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना कर दी थी। ठीक है। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने की थी, जिसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। चूँकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते थे, इसीलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशी व्यापारी हड़ताल से हुआ और जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था।
पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है। गांधी जी 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि की मांग की थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री मांग के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय कर लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी थी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। इसके साथ साथ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया था और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उनमें सम्मेलनों में अपनी बात और उनके समक्ष रख सके और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 1931। इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्हें गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना फैक्ट समझौता 1932। यह पूना फैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना क्षेत्र की यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी खा सकते थे और यह बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेज़ों की इस दूसरी विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। समझ गए? इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है।
22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। अंततः 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। समझ गया? तो ये था गांधी जी का संपूर्ण तथ्य।